हैं। बस्तियां बनाने के लिए मूल निवासियों की भूमि को मुक्त करने के लिए बसे हुए लोगों ने बीमारी से भरे कंबल द्वारा मित्रता के नाम पर मूल जनजातियों का नष्ट किया। 19वीं सदी तक लकोटा फिर से प्रवास कर चुके थे, इस बार दक्षिण डकोटा और व्योमिंग की सीमा पर ब्लैक हिल्स में। हालांकि बसे हुए लोग भी कुछ कम नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में लोगों और लकोटा के बीच कई मुलाकातें हुईं, जिनमें लुईस और क्लार्क अभियान के सदस्य भाग ले रहे थे। लकोटा अन्य जनजातियों से अधिक मित्रवत थे, लेकिन अपनी भूमि और जीवन शैली की सुरक्षा के प्रति वे दृढ़ थे। अमेरिकी सरकार को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आने वाले वर्षों में लकोटा और अन्य द्वारा बसाई गई भूमि से होकर और मार्ग बनाए गए, जिससे ओरेगन ट्रेल की स्थापना हुई। यह 2270 3.59 किलोमीटर लंबा पूर्व पश्चिम मार्ग बड़े पहियों वाली गाड़ी से जाने वाला मिसौरी नदी से ओरेगन की घाटियों तक जोड़ता था। 1811 में शुरू हुए इस मार्ग का निर्माण मुख्यतः उपजाऊ भूमि पर शिकार करने के लिए था, लेकिन समय के साथ इसे विस्तारित किया गया ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका के उभरते पश्चिमी तट पर बसने और विशेष रूप से सोने की खोज में अपनी किस्मत आजमाने वाले लोग वहां से गुजर सकें। स्थानीय और नवागंतुकों के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। 1823 में अरिकारा ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने वाले बसने वालों के खिलाफ युद्ध किया। स्थानीय ज्ञान का लाभ होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका सेना बलों ने लकोटा सहित कई सियोक्स योद्धाओं को अरिकारा के खिलाफ समर्थन करने के लिए उठाया, जिन्हें अंततः हराया गया। जनजातियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग बहुत अच्छा था, क्योंकि संघीय सरकार ने भूमि के शोषण में अपने नागरिकों को हमेशा प्राथमिकता दी। वास्तव में अरिकारा युद्ध ने पूर्वी राज्यों में अमेरिकी सेना के मूल निवासियों को पूरी तरह से अधीन करने के लिए अनुरोध किया, जिससे निवासियों को भूमि पर विरोध रहित प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति मिली। सदी के मध्य तक ब्लैक हिल्स की लकोटा सहित जनजातियां अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा में मजबूर थीं, और बहुत से लोग सामूहिक रक्षा के लिए एकजुट हो गए, जिसने अमेरिकी सेना के नेतृत्व में चिंता उत्पन्न की। क्षेत्र से गुजरने वाले श्वेत यातायात की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ खुले युद्ध की संभावनाएं बढ़ती रहीं, इसलिए 1821 में अमेरिकी सरकार ने प्रवासियों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के प्रयास में जनजातीय प्रमुखों के साथ बैठक बुलाने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब था कि कुछ क्षेत्रों को मूल अमेरिकियों के रूप में मान्यता देना, जबकि बाद की संधि को 1821 की फोर्ट लारामी संधि के रूप में जाना गया। वास्तविक हस्ताक्षर उस स्थान से लगभग 34.208 किलोमीटर दूर हॉर्स क्रीक के मुहाने पर किए गए थे। संधि ने लकोटा और उनके ब्लैक हिल्स के दावे का समर्थन किया, जिससे अन्य स्थलीय मूल अमेरिकी जनजातियां निराश हुईं, जिन्होंने लकोटा को बाहरी माना और उनके पूर्वजों का भूमि पर कोई दावा नहीं माना। संधि ने शुरुआत में प्रवासियों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया हो सकता था, जनजातियों के लिए संघर्ष उत्पन्न किया, पर उसका अंततः खास महत्व नहीं रहा, क्योंकि कुछ वर्षों में कोलोराडो के पास पाइक पीक पर सोने की दौड़ ने प्रवासियों की बाढ़ ला दी। जनजातियों से वांछित भूमि पर अधिग्रहण के साथ निवासियों ने 1860 के दशक में खेल के लिए भैंसों की हत्या भी की, जो जनजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। जनजातियों ने विरोध किया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आधिकारिकता से या स्वेच्छा से अमेरिकी सेना के सैनिक वास्तव में शिकारियों की सुरक्षा करते थे जब वे जनजातीय भूमि में घुसते थे। पारंपरिक शत्रुता के साथ साथ घटते संसाधनों के मिश्रण ने भी अंतर जनजातीय लड़ाई में वृद्धि देखी, जिससे कठिनाई और बढ़ गई। एक 1827 में बोजमैन, मोंटाना में सोने की खोज हुई। औद्योगिक पूर्व से नए सोने के खजाने की ओर तेजी से जाने के लिए श्वेत प्रवासियों ने ब्लैक हिल्स और लकोटा क्षेत्र के माध्यम से मार्ग बनाया। इसे न मानते हुए लकोटा ने रेड क्लाउड के नेतृत्व में वैगनों पर हमला किया, जो उनकी भूमि का उल्लंघन कर रहे थे। यद्यपि उल्लंघित भूमि का अधिकांश क्रो जनजाति को प्राप्त होने का वादा था, लेकिन लकोटा ने हाल ही में एक आंतर जनजातीय लड़ाई में इसे जीत लिया था। 1806 में अधिक रक्तपात से बचाने के लिए
अमेरिकी सरकार ने लकोटा के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए ताकि वे वैगनों को बिना बाधा के गुजरने की अनुमति दें। रेड क्लाउड वार्तालाप के लिए तत्पर थे, पर जब पता चला कि अमेरिकी सेना पहले ही बोज़मैन रास्ते में किले का निर्माण कर रही है, तो उन्होंने धोखाधड़ी की भावना के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। अब जब रेड क्लाउड का युद्ध शुरू हो गया, तो जल्द ही लकोटा, शाइन और अरापाहो योद्धाओं के एक संघ द्वारा प्रवासियों और अमेरिकी सेना की चौकियों पर छिटपुट हमले शुरू हो गए। पुराने कहावत के अनुसार कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, क्रो योद्धाओं ने भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन किया। निर्माणाधीन किला फोर्ट कर्नी को कैप्टन विलियम फेटरमैन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सैनिकों की छोटी टुकड़ी ने संचालित और संरक्षित किया। कैप्टन फेटरमैन अमेरिकी गृहयुद्ध के अनुभवी थे, पर मूल अमेरिकी योद्धाओं से लड़ने का उनका अनुभव कम था। 21 दिसंबर 1866 की सुबह रेड क्लाउड ने किले के बाहर एक लकड़ी की ट्रेन पर हमला करने के लिए शायेन और सियोक्स योद्धाओं की एक सेना इकट्ठा की, जिसमें प्रसिद्ध योद्धा क्रेजी हॉर्स भी शामिल थे। हालांकि फेटरमैन सीमा परिस्थितियों और जनजातियों के युद्ध के तरीकों से नहीं वाकिफ थे, उन्होंने 80 पुरुषों की इकाई के साथ प्रतिक्रिया दी। लेकिन लॉज ट्रेल रिज से आगे न जाने के स्थायी आदेशों की उल्लंघना की बावजूद वह और उनकी सेना किले की दृष्टि से बाहर हो गई, जिससे उन्हें किले के समर्थन के बिना छोड़ दिया गया। सियोक्स योद्धाओं के समूह का पता लगाकर फेटरमैन ने अपनी सेना से उनका पीछा करने को कहा। उसे नहीं पता था कि यह उसके खिलाफ एक योजनाबद्ध जाल का हिस्सा है और वह योद्धाओं का पीछा करते हुए एक घात में फंस गया। फेटरमैन और उनकी 80 सदस्यीय टीम ने 2000 लकोटा और चेने सेना से मुठभेड़ की और सिर्फ 20 मिनट में वे नष्ट कर दिए गए। उनके शरीर नग्न कर दिए गए और विकृत कर दिए गए। यह उस समय तक जनजातियों के हाथों अमेरिकी सेना द्वारा झेली गई सबसे बड़ी हार थी। अमेरिकी पक्ष में सैन्य समाधान प्राप्त करने की बहुत कम इच्छा दिखाई दी। युद्ध जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए महंगा हो रहा था। रेड क्लाउड की सेनाएं स्थानीय भूभाग का उपयोग करके गुरिल्ला युद्ध लड़ रही थीं और अमेरिकी सेना के किलों और बस्तियों की घेराबंदी कर रही थीं। इस प्रकार शांति दूतों को रेड क्लाउड, सिटिंग बुल और अन्य स्थानीय नेताओं के पास भेजा गया और उन्होंने 1860 में फोर्ट लारामी की नव संधि तैयार की। संधि ने बोज़मैन ट्रेल पर चल रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया और किलों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन फिर से जनजातियों और उनके जीवन के तरीके के लिए बड़ा अपहीवल पैदा कर दिया। संधि में रखे गए 17 अनुच्छेदों में मूल अमेरिकियों ने कई अधिकार खो दिए। पहले सियोक्स जनजातियां ने अपनी सीमाओं को फिर से निर्धारित होते हुए देखा, क्योंकि वे एक संघीय मान्यता प्राप्त आरक्षण में सीमित हो गईं, जिसने उन्हें अपने शिकार के मैदानों तक पहुंचने से रोक दिया। अमेरिका ने उन्हें कृषि आधारित जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित किया ताकि श्वेतों के साथ प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। संधि में निर्दिष्ट नहीं की गई भूमि अमेरिकी संपत्ति मानी गई। अमेरिकी संपत्ति को किसी भी आवश्यकता से अधिक जनजातियों के लिए उपलब्ध कराना था। संघीय सरकार ने संधि का उल्लंघन करने वालों से निपटने की जिम्मेदारी संभाली, चाहे वे वॉशिंगटन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हों या जनजातियों द्वारा। संक्षेप में, संधि ने जनजातियां अपने कानूनों को जनजातीय अदालतों में लागू करने के अधिकार को वंचित कर दिया। संधि ने यूएस में मूल अमेरिकी समाकलन को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए। संस्कृति, आवास, व्यापार, विवाद निपटारे और मूल अमेरिकी बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया। अपने क्षेत्र के घटते हुए जनजातियां जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए अब यूएस सरकार पर अधिक निर्भर हैं। अंततः यूएस कांग्रेस के अनुसार जनजातियों ने अपने राष्ट्रों के रूप में पहचान खो दी, क्योंकि अलग अलग राष्ट्रों का अस्तित्व कल्पना करना संभव नहीं था। अमेरिका के भीतर इस संधि को जनजातियों ने स्वाभाविक रूप से आलोचना की। उन्हें लगने लगा कि धोखे से उन्हें अधीनता में लाया गया और उनकी संस्कृति को कानूनी शब्दजाल द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसे वे समझ नहीं पाए। फिर से हस्ताक्षर के बाद की नाराजगी और शत्रुता अंतर जनजातीय रक्तपात में बदल गई। अब ज्यादातर सजाएं अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दी जा रही थीं। इस नए आदेश ने जनजातियों के लिए स्थापित किया, जिससे इसके सदस्य दो गुटों में विभाजित हुए। कुछ लोग गोरे लोगों के साथ व्यवहार से निराश थे, यह मानते हुए कि दीर्घकालिक प्रतिरोध केवल विनाश की ओर नेतृत्व करेगा। उन्होंने अमेरिकी तरीकों को अपनाया,
जैसे यूरोपीय शैली के कपड़े पहनना, यूरोपीय शैली के घर बनाना, उनके कानूनों और नैतिकताओं को अपनाना, और कुछ ने ईसाई धर्म अपनाया। हालांकि एक साल में एक नया गुट उभरा जो मूल अमेरिकी लोगों के आत्मसात करने के प्रयास का विरोध करने के लिए दृढ़ था। घोस्ट डांसर्स नामक पंथ के अनुयायी मानते थे कि विशेष नृत्य के द्वारा मृतक जिंदा हो जाएंगे और आक्रमणकारियों को बाहर कर देंगे, जिससे भूमि को पुरानी स्थिति में लौटाया जा सकेगा। इस उद्देश्य के लिए पंथ ने जनजातियों और पश्चिमी प्रवासियों के बीच संघर्ष को रोक दिया। यह आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद अधिकांशतः समाप्त हो गया था, लेकिन 1870 के दशक के अंत में यह फिर से सक्रिय हुआ क्योंकि अमेरिकी सरकार ने संधि की उल्लंघना की थी। 1860 में जनजातियों को दी गई भूमि को बहुत मूल्यवान माना गया और जनजातीय विरोधों को अनसुना करते हुए इसे धीरे धीरे छीन लिया गया। 1870 तक महान स्योक्स आरक्षण लगभग 2/3 घटकर 60 मिलियन एकड़ से 21.7 मिलियन एकड़ रह गया था और 1887 में जनरल अलॉटमेंट एक्ट के पारित होने के साथ यह और भी कम होकर केवल 12.7 मिलियन एकड़ रह गया। जनजातियों में घोस्ट डांसर्स की वापसी का माहौल तैयार था। 1856 में जन्मे ववोका मूल घोस्ट डांसर तवीबो के पुत्र थे। ववोका ने अपनी पैतृक भूमि के दावों को अपनाया, लेकिन युवावस्था में ईसाइयों के साथ काम करने से वे भगवान और यीशु में विश्वास करने लगे। 1 जनवरी 1889 को सूर्य ग्रहण में ववोका को दृष्टि मिली, जिसमें उनकी मृत्यु हुई और आत्मा स्वर्ग गई, जहां उन्होंने भगवान से बात की। भगवान ने उन्हें नया नृत्य सिखाने और 1889 में भूमि को पुनः प्राप्त करने का संदेश फैलाने का आदेश दिया, जिसमें बसने वाले 30 फीट मिट्टी के नीचे दफन होंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके मृत पूर्वज उनकी मदद करने के लिए कब्र से उठेंगे। इसके लिए ववोका को भूत नृत्य के अभ्यासियों के बीच मसीहा की तरह चित्रित किया गया था, मानो यीशु मसीह मूल अमेरिकी शरीर में जन्मे हों। जब ववोका ने अपने हाथ पैर के घाव दिखाए जो स्टिग्माटा के चमत्कार के समान थे, उनका विश्वास और मजबूत हुआ। हालांकि अब आमतौर पर इन घावों को स्वयं प्रेरित माना जाता है। भूत नृत्य के अनुयायी उत्तर अमेरिका की जनजातियों के बीच दूर दूर तक फैल गए, विशेष रूप से लकोटा के बीच। अंततः अमेरिकी सेना द्वारा उनके खिलाफ चलाई जा रही हिंसा के खिलाफ बचाव के रूप में साधकों ने वस्त्रों पर अंकित प्रतीक वाली भूत शर्ट को अपनाया, जिसे वे मानते थे कि वह उन्हें नुकसान से बचाएगी। हालांकि इन शर्तों और इस प्रथा को कुछ अमेरिकी अधिकारियों के बीच बहुत ही अलग तरीके से समझा जा रहा था। अगस्त 1890 में 29 वर्षीय डैनियल एफ. रॉयर पाइन रिज एजेंसी के प्रमुख बने, जो लकोटा के ओगला बैंड के लिए जिम्मेदार थी। रॉयर अल्पेना में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के संस्थापक सदस्य और प्रमुख ट्रस्टी थे, और वे मूल अमेरिकी अस्तित्व के समर्थक थे आदान प्रदान के माध्यम से। अपने पद को संभालने और भूत नर्तकों को देखने के बाद उन्हें जल्दी ही यह एहसास हुआ कि वे क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए उन्होंने पहले स्थानीय कानून प्रवर्तन के जरिए उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाया और फिर 18 नवंबर को अमेरिकी सेना से सहयोग मांगा। उन्होंने बफेलो बिल कोडी को अपने वाइल्ड वेस्ट शो के लिए लकोटा योद्धाओं की भर्ती करने से रोक दिया, क्योंकि इसे उन्होंने जनजाति के सभ्यीकरण के प्रयास के विरुद्ध माना। नृत्य करने वाले व्यक्ति इस अचानक कार्रवाई से हैरान थे। नृत्य हिंसात्मक नहीं थे, ना ही हिंसा को बढ़ावा देते थे। उनका लक्ष्य यीशु को पृथ्वी पर बुलाना और बचाना था। लकोटा प्रमुख लिटिल वाउंड ने शिक्षक जॉन एम के माध्यम से रॉयर को पत्र लिखा। स्वीनी ने कहा, लिटिल वाउंड जानते हैं कि सैनिक आ रहे हैं। क्यों? हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमारा नृत्य धार्मिक है और हम वसंत तक इसे निभाएंगे। अगर मसीह प्रकट नहीं होते हम रुकेंगे, लेकिन तब तक नहीं। मैंने सुना है कि मुझे प्रमुख के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो आप और न ही गोरे लोगों ने मुझे प्रमुख बनाया और आप मुझे अपनी इच्छा से हटा नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर रॉयर, जब तक मैं जीवित हूं वे मुझे मान्यता देंगे।
रॉयर ने इसे उनके और उनके मिशन के प्रति खुली अवज्ञा और शत्रुता के रूप में समझा। स्वीनी ने अपने पत्र में जो विवरण जोड़ा, उसने रॉयर की चिंताओं को और बढ़ा दिया। उन्होंने लिटिल वाउंड को हठी, अनियंत्रित और नृत्य के उन्माद में बहने वाला व्यक्ति बताया। उन्हें लगता है कि वह नृत्यों के बेतुके सिद्धांतों पर दृढ़ता से विश्वास करता है। ये वही नर्तक हैं जिन्होंने भारतीय विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए और हमेशा परेशानी में रहते हैं। वे एजेंट, सरकार और सभ्यता से संबंधित चीजों में दोष निकालते हैं। भारतीय नर्तक अच्छी तरह से सशस्त्र हैं और उनके पास पर्याप्त गोला बारूद है और वे परेशानी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे संवादों से भारतीयों ने यह दिखाया कि वे लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्हें विश्वास है कि महान आत्मा उन्हें गोरे आदमी को हराने में सहायता करेगी। सेना समर्थन के लिए बुलाने के बाद रॉयर के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत उस बिगड़ती स्थिति पर अपडेट की मांग शुरू कर दी। रॉयर ने स्थिति पर बहुत सारे टेलीग्राम और रिपोर्ट भेजे, जिनमें उनकी शांत प्रकृति पूरी तरह से उस शत्रुता से ओझल हो गई थी जिससे वे जूझ रहे थे। इसलिए उनकी रिपोर्टें चेतावनी भरी थीं, जिससे एक संभावित विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की बड़ी संख्या को तैनात करने की आवश्यकता पड़ी। दावा था कि यह अमेरिकी गृह युद्ध के बाद की सबसे बड़ी सैनिक तैनाती थी। लकोटा ने रॉयर की कमजोरी को भांप लिया और उन्हें यंग मैन अफ्रेड ऑफ इंडियंस का अप्रिय नाम दिया, और यह निश्चित रूप से सच था। नवंबर 1980 के अंत में उन्होंने अपने कार्यालय में खुद को बंद कर लिया, मानते हुए कि उनकी मृत्यु की साजिश हो रही थी। रॉयर ने प्रमुख नर्तकों की सूची बनाई, उन्हें गिरफ्तार करने और इस प्रथा को बंद करने की सेना से मांग की। स्टैंडिंग रॉक एजेंसी के पास रहने वाला शायद सबसे प्रसिद्ध लकोटा सिटिंग बुल के रूप में था। प्रतिभाशाली और लोकप्रिय नेता ने लकोटा और उत्तरी चेयने को अमेरिकी सेना के खिलाफ अपनी प्रसिद्ध जीत दिलाई। 25 जून 1886 को जनरल जॉर्ज ए की सेना के 300 से अधिक सैनिकों को हराकर कस्टर की लड़ाई में लिटिल बिघॉर्न लगभग 250 सिटिंग बुल के अनुयायी भूत नृत्य के अभ्यास करता थे, हालांकि वह स्वयं नहीं थे। फिर भी उन्होंने संघीय सरकार को किसी भी तरह से उन्हें दबाने से इनकार कर दिया, जिससे आरक्षण के एजेंट मेजर जेम्स मैक्लॉगलिन ने सिटिंग बुल को भूत नृत्य के प्रसार की अनुमति देने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मैक्लॉगलिन ने मेजर जनरल नेल्सन ए के निर्देशों की उपेक्षा करने का निर्णय लिया। माइल्स, जो एक शांतिपूर्ण गिरफ्तारी चाहते थे, और इसके बजाय 15 दिसंबर को सिटिंग बुल के केबिन में 34 आदिवासी पुलिसकर्मियों को भेजा। सिटिंग बुल ने अनुमानित रूप से सहयोग किया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनकी गिरफ्तारी के प्रयास पर गुस्से से प्रतिक्रिया की। एक भयंकर संघर्ष हुआ और उसके बाद हुई हिंसा में 9 लकोटा मारे गए, जिनमें अत्यधिक सम्मानित सिटिंग बुल भी शामिल थे। सिटिंग बुल की मृत्यु के बाद लकोटा में भय और क्रोध भर गया था, जिससे आरक्षण एक बारूद गोला बन गया था। प्रमुख ओगला रेड क्लाउड ने पाइन रिज में संघीय वार्ताकारों से मिलकर खून खराबे के बिना लकोटा परंपराओं की सुरक्षा और भूत नर्तकों और रॉय जैसे लोगों की चिंताओं को दूर करने का उद्देश्य रखा। हालांकि अन्य लोग शांतिपूर्ण समाधान के बारे में इतने आश्वस्त नहीं थे और हजारों लकोटा दक्षिण डकोटा बैडलैंड्स में स्थानांतरित होने लगे, जहां उन्होंने अमेरिकी सेना के हमले की आशंका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। प्रमुख सिटांका मिनी कॉन्जू लकोटा के नेता थे। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बिगफुट के नाम से जाने जाने वाले सिटांका लकोटा के सम्मानित नेता बन गए थे। साहसी योद्धा, प्रतिभाशाली रणनीतिकार और चतुर वार्ताकार के रूप में। रेड क्लाउड के युद्ध के उपरांत उनकी प्रजा को चियेन नदी आरक्षण में रहने के लिए विवश किया गया और उन्होंने वहां किसानी के जीवन को अपनाने की कोशिश की। यह एक कठिन परिवर्तन था और आपूर्ति कम होने के साथ उन्होंने लोगों को घोस्ट डांस करने की अनुमति दी। हालांकि वे स्वयं सिटिंग बुल की तरह इसमें शामिल नहीं हुए, हालांकि इससे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त था। सिटिंग बुल की मृत्यु के बाद सिटांका ने अपने लोगों से पाइन रिज पर रेड क्लाउड के पास जाने का निर्णय लिया। यात्रा करने वालों की संख्या 300 से अधिक पुरुष, महिला और बच्चों तक बढ़ गई थी। सिटिंग बुल के कुछ अनुयायियों के आगमन के साथ, जो अपने नेता की मृत्यु के बाद अमेरिकी सैनिकों से डर कर भाग गए थे।
वाउंडेड नी क्रीक व्हाइट नदी की लगभग 160.9 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। इसका नाम एक कहानी से लिया गया है जहां मूल अमेरिकी योद्धाओं के बीच लड़ाई हुई और एक को घुटने में चोट लगी थी। इसी क्रीक के पास सटांका और उनके लोग उस कड़ाके की ठंड वाले दिसंबर के अंतिम दिनों में भाग्यवश शिविर लगाएंगे। 28 दिसंबर 1890 को कर्नल जेम्स डब्ल्यू के नेतृत्व में यूएस आर्मी की 7वीं कैवेलरी के अग्रिम स्काउट्स फोर्सिथ ने शिविर देखा। 7वीं कैवेलरी सिर्फ सेना की एक और इकाई नहीं थी, इसका एक विरासत था। जब यह लकोटा के साथ अपने व्यवहार की बात आती थी, क्योंकि यह 7वीं कैवेलरी ही थी जिसने जनरल कस्टर का पीछा करते हुए युद्ध में प्रवेश किया था जब उन्होंने सिटिंग बुल के खिलाफ अपनी प्रसिद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी। कोई संदेह नहीं कि उस दिसंबर में इसकी रैंकों में हर सैनिक को यह कहानी याद थी और वे दृढ़ थे कि इसे फिर कभी होने नहीं दिया जाएगा। 7वीं कैवेलरी का इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान हुआ विवादित हो सकता है, लेकिन इसे इतिहास की पंक्तियों में अनदेखा नहीं किया जा सकता। सिटांका ने स्काउट्स के बारे में जानकर उनकी कमजोरी को समझते हुए उनसे संपर्क किया और उन्हें फोर्सिथ के पास वापस जाने के लिए कहा, युद्ध की जगह समर्पण का वादा करते हुए। 19 दिसंबर को फोर्सिथ ने सिटांका से मिलकर मिनीकॉन्जू प्रमुख को बताया कि आत्मसमर्पण के भाग के रूप में उनके लोग सभी हथियारों को जब्त करेंगे। सिटांका हिचकिचा रहा था, लेकिन यह समझते हुए कि उसके पास बहुत कम विकल्प थे, उसने सहमति दे दी। फोर्सिथ ने अपने आदमियों से मिनीकॉन्जू को, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे, एक खुले स्थान में ले जाकर अपनी घुड़सवार सेना से घेरने को कहा। उसने आग समर्थन के लिए खुले स्थान की सीमा पर पहाड़ी की चोटी पर 4 हॉचकिस बंदूकें तैनात की थीं। उसके आदमियों ने उन्हें निरस्त्र करने की कोशिश शुरू की, पर माहौल तनावग्रस्त था। फोर्सिथ के लोग सूक्ष्म थे और मिनीकॉन्जो में सिटिंग बुल की मौत के पहले ही गुस्सा भड़क गया था। फोर्सिथ के लोगों ने हथियार जब्त करने के लिए लकोटा की गहन तलाशी की, जिससे लकोटा ने विरोध किया और बहस शुरू हुई। अंत में सिट्स स्ट्रेट के नाम से प्रसिद्ध एक आदमी ने निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया और उसने अपने घोस्ट डांस वस्त्र को पहन लिया। उसने तुरंत अपना नृत्य शुरू कर दिया, उम्मीद करते हुए कि यह दूसरों को प्रोत्साहित करेगा, यह मानते हुए कि अगर वे ऐसा करेंगे तो वे सैनिकों की गोलियों से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि नृत्य ने स्थिति को और तीव्र कर दिया। नृत्य जारी रहते हुए 7वीं कैवलरी ने हथियारों को जब्त किया। जब कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका था, तभी बधिर मिनीकॉन्जू व्यक्ति ब्लैक कोयोट ने अपनी बंदूक सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद हुई झड़प में हथियार अनजाने में चल गया, लेकिन शत्रुतापूर्ण माहौल में 7वीं कैवलरी ने इसे एक जानबूझकर किया गया हमला समझा और झुंड में इकट्ठे और अब लगभग पूरी तरह से असहाय मिनीकॉन्जू पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सहित सतांका जमीन पर गिर गए। इसके बाद की उन्माद में जब भीड़ पर गोलियां चलती रहीं, तो कई मिनीकॉन्जू सैनिकों से बचकर भागने में सफल रहे। हॉटचकिस बंदूकों के संचालकों ने उन्हें देखा और भागते ही उन पर गोलीबारी की। जो लोग इस भयावहता से बच गए, उन्हें घुड़सवार सैनिकों ने पीछा करके क्रूरता से काट डाला, उम्र या लिंग के बिना किसी भेदभाव के। ये एक नरसंहार था। बंदूकों की गोलीबारी रुकने पर फोर्सिथ ने 51 घायल मिनीकंजू को इकट्ठा करके पाइन रिज एजेंसी ले जाने का आदेश दिया। वहीं 134 मिनीकंजू को हॉटचिस बंदूकों के निकट स्थित सामूहिक कब्र, जिसे आज सेमेट्री हिल कहते हैं, में दफन किया गया। कहानी सुनकर सैकड़ों लकोटा डर के मारे उस क्षेत्र से भाग गए, जबकि कुछ लड़ने का निर्णय किया। 7वीं कैवलरी ने प्रतिशोध के लिए हमला किया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को और सैनिकों को उस क्षेत्र में भेजने की प्रेरणा मिली। आधुनिक अनुमान मिनीकंजू की मौतों की संख्या 250 से 300, जिसमें लगभग आधे महिलाएं और बच्चे थे, बताते हैं। नरसंहार की अफरा तफरी में 7वीं कैवलरी के लगभग 25 सदस्य मारे गए, जिनमें से अधिकांश अपने ही सैनिकों की गोलीबारी के परिणाम स्वरूप मारे गए, जो उस साफ क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित थे जहां उनके शिकार गिर रहे थे। फोर्सिथ ने नरसंहार को लड़ाई के रूप में बताने का प्रयास किया, लेकिन जांच और गवाहों ने और तथ्य उजागर किए। इसके बाद उनकी कमांड छीन ली गई और बाद में उनके लोगों को बहादुरी के लिए पुरस्कार देने के लिए बहाली हुई। यह घटना 7वीं कैवलरी की बदनामी और घोस्ट डांसर्स के नाम से जाने जाने वाले
बढ़ते लकोटा उग्रवादी पंथ की कहानी को जारी रखने का एक राजनीतिक घुमाव था। 7वीं कैवलरी के 20 सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। यह नरसंहार संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम प्रमुख टकराव था, सेना और मूल अमेरिकी जनजातियों के बीच, मानते हुए कि यदि आत्मसमर्पण नहीं किया तो मृत्यु ही होगी। कई प्रमुखों ने श्वेत लोगों की दुनिया में समाहित होने का समर्थन किया और 1889 में यीशु के आकाशगामी होने में असफल होने के बाद भूत नर्तक गुम हो गए। यह जनजातियों के लिए सरल कार्य नहीं था। इसके पश्चात की कई पीढ़ियां आरक्षण में गहरी गरीबी में रहीं, एक सांस्कृतिक रूप से विभाजित जनता के बीच जो अमेरिकी संस्कृति में अभी भी जंगली के रूप में देखी जाती थी। जुलाई 1996 में रसेल मीन्स, डेनिस बैंक्स और अन्य मूल अमेरिकी नेताओं द्वारा मिनियापोलिस, मिनेसोटा में गठित अमेरिकन इंडियन मूवमेंट या अमेरिकन इंडियन मूवमेंट एक उग्र राजनीतिक और नागरिक अधिकार संगठन था, जिसे प्रारंभ में गरीबी, भेदभाव और पुलिस की बर्बरता के व्यवस्थित मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका ध्यान शीघ्र ही ऐतिहासिक अन्यायों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया, विशेष रूप से अमेरिकी सरकार द्वारा संधियों के उल्लंघन पर मूल अमेरिकी जनजातियों जैसे लकोटा और अन्य लोगों के खिलाफ किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए। जब इसने अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंट्री के कब्जे में अन्य मूल अमेरिकी समूहों के साथ मिलकर काम किया, तभी यह आंदोलन दुनिया भर की सुर्खियां बटोरने लगा। अल्काट्राज 21 मार्च 1963 को बंद हुआ। उसके बाद स्थानीय जनजातियों ने 1860 की फोर्ट लारामी संधि के आधार पर उस द्वीप का दावा किया जिस पर यह स्थित था और जिसने सरकार को अधिक भूमि का वादा किया था। 19 महीने का कब्जा मूल अमेरिकी नागरिक अधिकार प्रयासों को शक्ति देकर अधिक विरोध प्रदर्शन का कारण बना। 1973 की शुरुआत में आंदोलन के सदस्यों ने वुंडेड न्यूज स्थल पर कब्जा करने का निर्णय लिया। आदिवासी अध्यक्ष रिचर्ड ए ने इस क्षेत्र का शासन किया था। विल्सन के पद से हटाने के लिए कानूनी प्रयास विफल होने पर 27 फरवरी को लगभग 200 सशस्त्र लखौटा और अमेरिकन इंडियन मूवमेंट के सदस्यों ने शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने विल्सन पर भ्रष्टाचार और विरोधियों को धमकाने का आरोप लगाया। इस पर प्रतिक्रिया में अमेरिकी मार्शल और FBI एजेंट्स ने शहर को घेर लिया, जिससे 71 दिनों का गतिरोध हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 आदिवासी सदस्य मरे गए, 16 लोग घायल हुए और 1000 अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ गायब हो गए। क्षेत्र के आधिकारिक इतिहास से उसे मिटाने की मूल अमेरिकी की भावनाओं को भी उजागर करना था। पाइन रिज में अभी भी रहने वाले लोगों की जीवन स्थितियां उस समय बेहद खराब थीं और इस कब्जे का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अमेरिकी लोगों की व्यापक उपेक्षा को उजागर करना था। वुंडेड नी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक के रूप में लेबल किया गया था और इसकी आबादी की जीवन प्रत्याशा भी औसत से कम थी। इसके अलावा एक बार फिर अमेरिकी सरकार द्वारा संधि उल्लंघनों का मुद्दा सामने आया। 8 मई को AIM ने अधिकारियों से बातचीत के बाद आत्मसमर्पण किया, जिन्होंने उनकी शिकायतों की जांच का वादा किया। रसेल मीन्स और डेनिस बैंक्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 16 सितंबर 1973 को एक संघीय न्यायाधीश ने सरकार द्वारा गवाहों और सबूतों के अवैध निपटारे के आधार पर उनके खिलाफ आरोप खारिज कर दिए। कब्जे के अंत के बावजूद अगले 10 वर्षों में स्थानीय लोगों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच हिंसा जारी रही। स्थिति गुटिया हिंसा से और बिगड़ गई और विल्सन 1977 तक सत्ता में बने रहे, जब उन्हें स्थानीय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। समय के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने अतीत के काले अध्यायों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक बड़ी जीत 2017 में आई, जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कई सदस्यों ने रिमूव द स्टेन एक्ट पेश किया, एक बिल जिसने वुंडेड नी नरसंहार में भाग लेने वाले सैनिकों को दिए गए पदकों को रद्द कर दिया। यह उपाय प्रतिनिधि द्वारा सह प्रायोजित है। डेब हालैंड कांग्रेस में सेवा करने वाली पहली अमेरिकी भारतीय महिला। फिर भी समानता, प्रतिनिधित्व और मूल अमेरिकी परंपराओं के सम्मान के लिए लड़ाई जारी है।
जिसका मतलब है कि अतीत के घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं।